हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर जो है एनटीए नेट एग्जाम की मैं तैयारी करा रही हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर को सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट कर दिया है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको पता लग जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जो है 2012 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में सारे सॉल्व करेंगे और डिटेल में हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। इससे ना आपका फायदा ये होगा कि आप ना, अब देखो नॉर्मली अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराती तो इससे क्या होता कि क्वेश्चन बताया आंसर बताया बस खत्म। नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बताया आंसर बताया प्लस उसको हम अच्छे से समझेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मतलब जैसे अगर आपका इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगी और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2022 से। बच्चों, मैं ना एक प्लेलिस्ट बना दूंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जल्दी ही एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको 2012 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आराम से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सजेस्टेड द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। बच्चों, इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन ना कम से कम नेट के एग्जाम में 3 या 4 बार आ चुके हैं। मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आता है और उसमें ना आपको चार नाम दिए होते हैं, जैसे आपका ये साई हर्टन मार्च, रॉबिन मैरिस, और आपको मैच करना होता है। अब इस बार इन्होंने क्या किया कि अलग से एक अप्रोच उठा ली और उसका ऑथर आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विलियम जे बाउमॉल, ठीक है। इन्होंने ये अप्रोच दी थी। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू सजेस्ट दैट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कैन बी एन ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बिजनेस फर्म्स के, जिसमें क्या आता है हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर आपका सेल मैक्सिमाइज होगा तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या था, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, विच वाज गिवन बाय विलियम जे बाउमॉल। तो इन्होंने बोला कि देखो, आप अगर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अपनी फर्म का ऑब्जेक्टिव रखोगे तो आप बहुत सारे गोल्स वैसे ही अचीव कर लोगे, जैसे इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, एक्सपेंडिंग मार्केट प्रेजेंस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये तो आपको मिल ही जाएगा फ्री में। तो बाउमॉल की जो ये थ्योरी है वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड थी। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैनेजर जो है वो दे वांट टू ग्रो देयर फर्म्स, ठीक है। और क्योंकि अगर वो फर्म को ग्रो करेंगे तभी उनको हायर सैलरी मिलेगी। तो फर्म को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं उनको सेल्स बढ़ानी है। सेल्स बढ़ाएंगे तभी वो मार्केट में अच्छे से अपना पैर जमा पाएंगे, ठीक है। तो हम सेल्स को ना मेजर कर सकते हो कि इतनी सेल हुई, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि भाई आपकी फर्म कितना अच्छा कर रही है। फिर हमारी जो फर्म्स है जनरली वो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में होती है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है, जहां पे ओनली देयर आर फ्यू सेलर्स, ठीक है। दे आर सेलिंग, they can sell either the homogeneous or the differentiated product। तो कहीं ना कहीं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ना थोड़ा बहुत आपके पास प्राइस कंट्रोल होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल नहीं होता, मोनोपोली में बिल्कुल होता है, बट लेकिन ओलिगोपोलिस्टिक में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। तो आपके पास कंट्रोल ओवर प्राइसेस है, तो आप अपनी सेल्स को बढ़ा या कम कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें जो है आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तो जनरेट करना ही है। तो इसके लिए तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन थी बाउमॉल ने ऑब्जर्व किया और उनको बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे कि भाई ये जो थ्योरी है बहुत सिंपलिस्टिक है, काफी इसमें कुछ और अदर फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ 4-5 ऑब्जर्वेशन के ऊपर पूरी की पूरी एक थ्योरी बनाई हुई है। तो इसके काफी क्रिटिसिज्म भी थे। बट जो है आगे आने वाले एक क्वेश्चन ऐसा आया है इस बार भी दूसरी शिफ्ट में, जिसमें ना इन चारों ऑथर्स के नाम दे रखे हैं बेसिकली और इनकी ना थ्योरीज दे रखी है। तो मैंने ना वो पूरा चार्ट बना रखा है, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। अभी जब हम अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको जरूर मिलेगा वो। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, which one of the following is not the assumption of consumer behavior based on the cardinal utility approach। देखो, जो हमारी ना 2 अप्रोचेस होती है, लेट मी टेक द पेन। अब एक होती है हमारी कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, एक होती है हमारी यूटिलिटी में ही ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब
यूटिलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज बेसिकली द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि आपको एक कमोडिटी कितना सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, कि मेरे को इस आम खाने से मुझे 4 यूटिलिटी मिली या 4 यूटिल्स मिले, या मुझे 10 आम खाने से मुझे 15 यूटिल्स मिले, तो आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो नंबर्स में। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला अरे ये क्या बात हुई, नंबर्स में कैसे, आप ऐसे कैसे मेजर कर दोगे? हम रैंक दे सकते हैं कि भाई मुझे आम से ज्यादा यूटिलिटी मिली, या मुझे सेब खाने से ज्यादा यूटिलिटी मिली, या मुझे स्ट्रॉबेरी खाने से ज्यादा यूटिलिटी मिली। आप रैंक कर सकते हो चीजों को, नंबर कैसे दे दोगे? तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी अप्रोच जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका कार्डिनल, जो नंबर्स के फॉर्म में मेजर हो सकती है, एक ऑर्डिनल, जो रैंक के फॉर्म में। अब जो कार्डिनल अप्रोच है उसके ना काफी सारी अजम्पशंस हैं, ठीक है। वही अजम्पशंस को ना बार बार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है 2000, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं 2012 से 23 के, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो अब इसमें ना मैं आपको क्या कराती हूँ, मैं ना पहले आपको सारी अजम्पशन बता देती हूँ और फिर आप अपने आप चूज कर लेना कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो अजम्पशन होती है वो होती है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी होती है कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल। मतलब क्या है? मतलब है कि भाई कंज्यूमर हमेशा ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करेगा जो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी देते हैं। वो समझदार है, हमारा कंज्यूमर समझदार है, वो वही चीज चूज करेगा जो उसको सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है। उसके बाद है कि कंज्यूमर का जो इनकम सोर्स है ना वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई इनफाइनाइट है, फाइनाइट मनी इनकम है, कि भाई उसकी लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम में उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी, मैंने आपको बताया था कि जो ये कार्डिनल अप्रोच है उसमें आप यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। तो तीसरी अजम्पशन क्या हो गई? कार्डिनल। चौथी अजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन बाइंग द गुड्स रिमेन द सेम। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिलती है एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से, मतलब एडिशनल संतुष्टि जो आपको मिलती है एडिशनल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में। अब भाई मनी की जो यूटिलिटी है ना वो सेम रहती है, वो नहीं बदलती कि भाई आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आप जो है ज्यादा पैसा आ गया तो आपको अच्छी खासी यूटिलिटी मिल रही है, और ज्यादा आ गया तो वो जो है 0 पे आ गई, या और ज्यादा आ गया तो कम। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं जाती है। फिर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती रहती है। मतलब कि देख, होता है ना कि मैंने ना पिज्जा खाया, पिज्जा ऑर्डर किया, तो मैंने ना पहला पीस लिया पिज्जा का, मुझे इतना मजा आया, दूसरा लिया मजा आया, तीसरा लिया मजा आया, चौथे पांचवे छठे पीस में जाके ना क्या हो जाएगा मुझे कि अब ना थोड़ा थोड़ा मेरा जो क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मैं वॉमिट कर दूंगी। तो उसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की मतलब जैसे आप ज्यादा प्रोडक्ट्स या ज्यादा स्टॉक कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो पहले तो आपकी यूटिलिटी बढ़ती है, फिर वो 0 पे हो जाती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है। तो आपको याद रखना है क्या अजम्पशन है? रैशनैलिटी अजम्पशन है, फाइनाइट मनी इनकम अजम्पशन है, कार्डिनल यूटिलिटी अजम्पशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट यूनिट। एक और होती है आपकी अजम्पशन इसमें, एक होती है इंडिपेंडेंट यूनिट, की हर एक यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है। तो अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन फॉर कंज्यूमर बिहेवियर? सबसे पहला मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो है ही है, क्यों? क्योंकि रैशनल है हमारा कंज्यूमर, तो भाई ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट ही गया, इसको तो छोड़ ही दो। यूटिलिटी है, कार्डिनल मेजरेबल होती है, हाँ भैया ये भी बात है कि भाई हम नंबर्स के फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कर दी ना गड़बड़, यहाँ पे लिखा होता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बस, तो ये क्वेश्चन सही रहता ऑफ गुड, बट लेकिन यहाँ पे मनी लिख दिया तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो यूटिलिटी इज एडिटिव, मतलब ऐड होती रहती है, तभी तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकलती है। तो ये हो गई आपके, आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आई गेस ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ओके टेंशन नहीं लेना, मैं इसको कराऊंगी थोड़ी सी क्लियर पिक्चर इसकी जब मेरे पास आ जाएगी। तो इन केस ऑफ टू प्रोडक्शन इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट कर्व? देखो सिंपल सी मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, आइसोक्वांट कर्व जो है ना इंडिफरेंस कर्व का भाई है। सिंपल देखो, इंडिफरेंस कर्व जो है, अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अरे सॉरी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो यूटिलिटी है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कार्डिनल ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम एक कर्व बनाते हैं जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, और उसी इंडिफरेंस कर्व का जो भाई है उसको हम बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व। अब आइसोक्वांट कर्व क्या होता है? देखो मैं आपको समझाने वाली हूँ, आंसर आप खुद देने वाले हो, ठीक है। आइसोक्वांट कर्व इज अ ग्राफ
showing combination of two factors यूजुअली कैपिटल एंड लेबर। मतलब आइसोक्वांट ग्राफ क्या होता है, एक कर्व जो है, एक ग्राफ होता है जिसमें आप दो फैक्टर लेते हो, कैपिटल और लेबर, ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से रखते हो कि भाई वो सेम ही यूटिलिटी आपको दे रहे हैं, ठीक है, सेम ही आउटपुट दे रहे हैं। ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये आइसोक्वांट कर्व है, मैं भूल जाती हूँ वो उसकी आदत पड़ी हुई है इंडिफरेंस कर्व की। तो आइसोक्वांट कर्व क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल का, इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो कि आपका आउटपुट सेम रहे। अब इसकी जो आपकी असम्पशन है ना वो सेम है बिल्कुल, जैसे इंडिफरेंस कर्व की है ना, बस नाम बदल दिया। आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज ये ना हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि एक कमोडिटी को आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो दूसरी को आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, ये टेंजेंट नहीं हो सकती कभी भी, मतलब ना ये ऐसे नहीं हो सकती। एक जो आइसोक्वांट कर्व है ना वो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो इस तरीके से बने होते हैं हमेशा। आइसोक्वांट कर्व वो इस तरीके से क्यों बने होते हैं, वो कभी भी इस तरीके से नहीं बने होंगे, ये गलत है। वो इस तरीके से इसलिए नहीं बने होंगे क्योंकि हर एक जो आइसोक्वांट कर्व है उसका डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट है, हर एक कर्व का। ऐसा नहीं है इसका आउटपुट इससे मैच करेगा, नहीं, तो वो कभी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। उसके बाद जो है जितना ज्यादा ऊपर आपका आइसोक्वांट कर्व जाएगा उतना ज्यादा आपका क्या आएगा, हायर आउटपुट आएगा। तो कभी भी जो हमारा आइसोक्वांट कर्व है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर वाई एक्सिस को टच कर दिया, मान लो यहाँ पे आपका कैपिटल है और यहाँ पे लेबर है, तो अगर वाई एक्सिस को टच कर दिया मतलब कैपिटल जीरो है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि भाई आपकी कंपनी में आपने कैपिटल आपका जीरो है, कुछ तो लगाओगे, फिक्स नहीं तो वर्किंग कैपिटल तो लगाओगे, और लेबर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई लेबर जीरो है। तो ऐसा नहीं होगा कभी कि भाई आपका आइसोक्वांट कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करेगा। और दे कैन नॉट बी पैरेलल विद ईच अदर, दे डू नॉट हैव टू बी, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई वो इसी सिमेट्री में ही बने कि एकदम पैरेलल हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। जनरली वो ओवल शेप्ड के होते हैं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट कर्व। तो नेगेटिव स्लोप तो है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। कॉन्केव टू द ओरिजिन ये नहीं बताया था मैंने, क्या बताया था, कॉन्वेक्स, याद रखना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन टेंजेंट अभी बताया था कि भाई वो इंटरसेक्ट नहीं करता या टेंजेंट नहीं होता। हायर जो अपर आइसोक्वांट कर्व है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब जिन बच्चों को आता है वो फटाफट इसको आगे बढ़ाते जाएं वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अब जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुने, ठीक है, हर चीज को। व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलोड बाय इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, मतलब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, इक्वल टू 1 है, मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब इसको ना मैं आपको समझाती हूँ, आप मुझे खुद ही आंसर बताओगे इसका क्या है। देखो अब हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी और रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ना हमारी जनरली 3 तरह की, वैसे तो 5 तरह की होती है, बट जो मेन होती है वो 3 होती है। एक होती है आपकी इलास्टिक, एक होती है आपकी इनइलास्टिक। मैं आपको ग्राफ भी बनाऊंगी, अपनी गंदी सी राइटिंग में पूरा नहीं समझाने वाली, अभी ग्राफ भी दिखाऊंगी। तो ये 3 तरह की होती है। वैसे तो इसमें एक और होती है परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये हमारी मेन होती है 5, बट प्रैक्टिकली सिर्फ यही 3 पॉसिबल होती है। ये दोनों जो है थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो हम इलास्टिसिटी करते हैं, फिर इलास्टिसिटी का रेवेन्यू के साथ रिलेशन देखेंगे। देखो आप बहुत ध्यान से देखना। अब हमारी जो है इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, मैं क्या कह रही हूँ, इनइलास्टिक डिमांड कौन सी होती है। इनइलास्टिक डिमांड होती है जब आपके प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है और आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में इतना कम चेंज आ रहा है। देख रहे हो प्राइस इतना ज्यादा आपने जो है कम कर दिया, और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ इतनी सी चेंज हुई, मतलब इतना आपने जो है कोई चीज 500 रुपए की थी, आपने उसको 300 रुपए का कर दिया। अब वो जो कस्टमर है सिर्फ पहले 10 आते थे, अब सिर्फ 13 या 14 आ रहे हैं। तो ये जो है इनइलास्टिक डिमांड है। मतलब ऐसे याद कर लो, इलास्टिक क्या होता है, रबड़ की तरह खिंच जाती है। इनइलास्टिक क्या है कि भाई तुम कितना भी प्राइस ऊपर नीचे कर लो, वो इनइलास्टिक है, वो हिलेगा ही नहीं, वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड पर इस टच से थोड़ा सा मस हो जाएगा, बट वैसे नहीं होगा। अब
जो है हमारी इलास्टिक डिमांड की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इलास्टिक डिमांड, तो इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो भाई, पहले 500 रुपए की दे रहे थे, अब 450 की दे रहे हो, तो क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक, रबड़ की तरह आपकी जो डिमांड है वो खिंच जाएगी, इलास्टिक में बिल्कुल नहीं खिंचेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज इन इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक क्या है, सबसे आसान, जितना भाई आप प्राइस में चेंज करोगे उतना ही मैं क्वांटिटी में चेंज करूंगा, बस सिंपल। दो आपने जो है 2% प्राइस कम किया तो कस्टमर भी आपके जो है 2% बढ़ गए, सिंपल सा लॉजिक। तो ये चीज है, तो ये जो होती है हमारी इन इलास्टिक डिमांड है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इन इलास्टिक डिमांड इज ऑलवेज लेस देन 1। और ये सॉरी ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, लेट मी रब दिस, हाँ, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1 and it is always more, okay, I don't know how it is writing, it is more than 1। और ये जो है आपकी वो क्या होती है, वो कौन सा, ये क्या होती है आपकी इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, वो कम है, इन इलास्टिक कम है, इलास्टिक ज्यादा है, ऐसे सोचो खिंच जाती है तो ये ज्यादा है, और यूनिटरी इज 1। अब देखो ये इसका रेवेन्यू के साथ रिलेशन है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जब आपका प्राइस बढ़ता है, ध्यान से देखना, जब आपका प्राइस बढ़ता है और आपकी जो इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिक डिमांड होती है, तो अब इलास्टिक मतलब प्राइस इतना चेंज हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तो कहीं ना कहीं आपने प्राइस बढ़ाया और डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो गई, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आई एम डूइंग जस्टिस विद इट। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है और आपकी डिमांड जो है इन इलास्टिक है, तो आपके जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड पहले भी कम नहीं हुई, प्राइस बढ़ा दिया, आपकी डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड जो है वो उतनी ही है, तो या उससे थोड़ी सी जो है फर्क आया है बस, तो कहीं ना कहीं इलास्टिक से तो जो है वो ज्यादा होगी ना डिमांड, इसीलिए रेवेन्यू इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन विद जो है, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आपकी जो डिमांड है वो क्या है, आपकी जो प्राइस इलास्टिक है, ठीक है, और आपका प्राइस गिर जाता है, देखो इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है, और प्राइस जो है, सॉरी, डिमांड जो है आपकी इलास्टिक है और प्राइस आपका गिर जाता है, तो प्राइस में इतना चेंज आएगा, डिमांड में इतना सारा चेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जो है वो, आई गेस ये गलत मार्कर आ गया जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं राइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है और जो प्राइस वो है डिमांड जो है आपकी, यहाँ पे ना डिमांड, बेसिकली डिमांड जो है वो आपकी कहीं ना कहीं इन इलास्टिक है, तो आपका रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो आपको ये बेसिक सा लॉजिक याद रखना है कि क्या है। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करो। व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलोड बाय इंक्रीज्ड टोटल रेवेन्यू, मतलब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कौन सा है, इन इलास्टिक डिमांड है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है और आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है। तो इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th होगा। तो आपको ना ये टेबल बाय हार्ट लर्न करना है कि प्राइस जब इलास्टिक डिमांड हो तो इंक्रीज इन, आप ना ऐसे याद कर लो। इसका ना एक और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ मैं याद करने का, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो क्या होगी आपकी इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या है, इन इलास्टिक। तो याद रखना सेम, मतलब इन इलास्टिक डिमांड और इसमें क्या रिलेशन है कि आपका सेम डायरेक्शन में चलता है। इलास्टिक में क्या है आपका कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू गिर जाएगा, और प्राइस कम होगा तो रेवेन्यू क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो अपोजिट। तो इलास्टिक जो है डिमांड आपकी, बेसिकली प्राइस अगर इलास्टिक है तो आपका जो है इनवर्स रिलेशन होगा, और इन इलास्टिक है तो आपका क्या होगा, सेम रिलेशन होगा। उसके बाद
ये जो है गॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में मैं अपनी जो 2020 वाली वीडियो है उसमें अच्छे से करा चुकी हूँ। उसमें से आप जाके देखोगे तो उसमें आप जान सकते हो उसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये गॉब डॉगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमारा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म में काम आता है जब हमारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल होते हैं बेसिकली। तो एक्चुअली इसमें यही एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब एग्जैक्ट जनरली हम अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में एमकॉम लेवल तक यही पढ़ते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको गॉब डॉगलस का प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जो मैंने अपनी 2020 वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखो मैं अगर आपको डायरेक्ट ना इसका आंसर नहीं बताने वाली, मैं ना आपको ये टर्म समझाऊंगी पहले सारी, और फिर मैं आपको इसका, आप मुझे खुद इसका आंसर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या है, सबसे पहले हमें ऑप्शन में प्राइस सीलिंग ही दे रखा था। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर देन इट्स इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब आप ना, गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई जैसे ये पेन है, ये सिर्फ 20 रुपए का ही सेल होगा। अब इसका मार्केट में जो प्राइस है वो बेसिकली 30 होना चाहिए, बट लेकिन गवर्नमेंट जो है 20 सेल कर देती है। अब गवर्नमेंट ऐसा करती है क्योंकि वो अफोर्डेबल बना है बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस से। देखो अपना, आप देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहाँ होता है, जनरली आपने देखा है, ये आपका जो है डिमांड कब होता है, ये सप्लाई कब होता है, तो ये जो है आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस सेट कर देती है, मतलब कम प्राइस सेट कर देती है। किसी प्रोडक्ट का सेट इतना होना चाहिए, वो नीचे सेट कर देती है। अब वो ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, उसको देखो इस टर्म को हम क्या यूज बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स को क्या बनाना चाहती है, अफोर्डेबल बनाना चाहती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा जो है वो लोअर रहता है। इससे क्या होगा, आपकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस का में तो लोग बहुत ज्यादा जो है कमोडिटीज को डिमांड करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इट मीन दैट थ्रू प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट क्रिएट अ शॉर्टेज इन द मार्केट विच मे रिजल्ट इन ब्लैक मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइस सीलिंग की वजह से ना, ये क्वेश्चन भी आपका जो है आया हुआ है कि प्राइस सीलिंग की वजह से कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग और शॉर्टेज ऑफ क्या हो जाती है, गुड्स हो जाती है। उसके बाद होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस अब देखो इनके बीच में ना मैंने डिफरेंस भी करा रखा है। अब ये मैंने क्यों ऐड किए हैं स्लाइड में, क्योंकि ना यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्राइस फ्लोर क्या होता है, मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब अब जैसे ये हमारा जो है, यहाँ पे नॉर्मल इतना प्राइस सेट होना चाहिए, अब इतना ऊपर जो है इसका प्राइस सेट हो जाता है। मतलब प्राइस सीलिंग में प्राइस कम सेट होता है और प्राइस फ्लोर में प्राइस ज्यादा सेट होता है। इससे क्या होता है कि इसमें ना प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचते हैं, इसमें जो है कंज्यूमर्स के बारे में सोचते हैं कि भाई उनको गुड सस्ता मिल जाए। इसमें प्राइस फ्लोर में हम प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचते हैं कि भाई उनको एटलीस्ट कुछ इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा सा तो ऊपर मिले, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस उसको हम सेट करते हैं। इससे जो है आपकी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्रिएट सरप्लस इन द मार्केट विच इज ईदर सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर एट प्राइस बिलो द मिनिमम प्राइस और बॉट बाय देम। मतलब इससे ना गवर्नमेंट क्या करती है, दे ट्राई टू क्रिएट सरप्लस इन द मार्केट, और उससे क्या होगा कि आइदर जो है प्रोड्यूसर फिर उनको बेचेंगे, जितनी ज्यादा सप्लाई उतना ज्यादा प्राइस, ठीक है। तो अब जनरली वो मिनिमम प्राइस से थोड़ा सा नीचे बेचते हैं, जरूरी नहीं है। और ये जो है या तो गवर्नमेंट खरीद लेती है या फिर कंज्यूमर्स को भी वो देते हैं, ठीक है। जनरली देखो मेन बात क्या है कि ये एक्सेस डिमांड के लिए होता है, ये कहीं ना कहीं एक्सेस सप्लाई के लिए होता है। इसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है, इसमें मिनिमम प्राइस भाई इतना तो आप लो। ये इक्विलिब्रियम लेवल के लोअर होता है, ये इक्विलिब्रियम लेवल के अबव होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि मार्केट में शॉर्टेज हो सकती है और क्या हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में आपको डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद जो हमारे टर्म्स यूज हुए थे, प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ला रहे हो, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ ऐड फीचर कर दिया उसमें या कुछ इस तरीके, उसको हम प्राइस लाइनिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें फर्म पहले अपना प्राइस सेट जो है टारगेट सेट कर लेती है और फिर अपना प्रोडक्ट डेवलप करती है ताकि वो अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइस मैच, मतलब आप लोअर जो रिटेलर है, लोअर प्रोडक्ट जो सेल लोअर लेवल पे जो कॉस्ट पे जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उससे मैच करने की कोशिश करते हो। प्राइसिंग पावर बेसिकली किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपकी इलास्टिसिटी से भी ये रिलेटेड है कि भाई कितना मतलब प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिमांड को। प्राइस कम किया तो कितना आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, वो जो है आपका प्राइसिंग पावर होता है। तो अब आप आराम से कर सकते हो प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइस टारगेट एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। क्या होगा, प्राइस लाइनिंग होगा,
क्योंकि प्राइस सीलिंग आपको पता है, मैक्सिमम प्राइस, प्राइस मैचिंग आपको पता है क्या होता है बेसिकली, और प्राइस पावर आपको पता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइस लाइनिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें तो यही पढ़ा होता है मार्केट प्राइसिंग, कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप दे देना, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, जितना टारगेट है उतना, इकोनॉमिक वैल्यू, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो देखो आज मैं आपको इन सबके मतलब बताती हूँ और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैं ये भी बताती हूँ। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो सबसे पहले ना मैं आपको मतलब बताती हूँ इनका, लेट मी टेक द रेगुलेट वो हाइलाइटर। टारगेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होती है, ये बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ सेटिंग प्राइसेस दैट अलाउज एन इंडस्ट्री टू अर्न अ फेयर रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेसिकली द फेयर रिटर्न इज डिटरमाइंड बाय अ रेगुलरिटी रेगुलेटरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, आप देख लेना, सच एज पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन प्राइसिंग होती है जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में यूज होती है। जनरली इसमें क्या होता है कि आप इस तरह का प्राइस सेट करते हो कि आपको फेयर रिटर्न मिल जाए। जनरली जो ये प्राइस सेट किया जाता है वो रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, कि इतना प्राइस तो आपको लेना है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो द रेगुलेटरी अथॉरिटी विल फर्स्ट डिटरमाइन द कंपनी कॉस्ट ऑफ सर्विस, कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग क्या है, कैपिटल कॉस्ट क्या है। एक बार आपने कॉस्ट को डिटरमाइन कर दिया तो फिर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया जाएगा और आपको टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो ये रेगुलेटरी इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है, क्यों, क्योंकि वो इतना तो फेयर रिटर्न आपको मिलना चाहिए। फिर होता है मार्कअप प्राइसिंग, ये होता है आप थोड़ा सा मार्कअप जो है उसमें ऐड कर देते हो, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइसिंग। कहीं ना कहीं टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है सिमिलर है, इनमें बस बेसिक सा फर्क है कि टारगेट रेट ऑफ रिटर्न में आप देखते हो कि भाई इतना तो मेरे पास वापस आना चाहिए। मार्केट में क्या होता है कि चलो इतनी कॉस्ट है तो 10% 20% आप ऐड कर देते हो अपने हिसाब से डिमांड को देखते वक्त। तो ये जनरली होलसेल और रिटेल में यूज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग क्या होती है, आप वैल्यू के हिसाब से प्राइस चार्ज करते हो। यू डोंट सी द और यू आर नॉट कंसिडरिंग द कॉस्ट एस्पेक्ट, यू आर कंसिडरिंग दैट व्हाट वैल्यू डज माय प्रोडक्ट इज गिविंग टू द कंज्यूमर्स। सिंपल सी बात है। ये जनरली जो है हाईटेक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि भाई जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में होता है जैसे पेप्सी कोक में कॉम्पिटिशन चलता रहता है, वहाँ कॉम्पिटिटिव तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वहां पे कौन सी होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटीज से होती है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज जो है इसको सेट करती है। मार्कअप प्राइसिंग होलसेल और रिटेल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग, बेसिकली यू आर चार्जिंग द प्राइस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग। तो आपको आंसर आ गया, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। ठीक है, अब और भी हमारी प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। प्राइस, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग, अदर प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस की आपका कॉस्ट मार्कअप, वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है, तो ये सारी प्राइसिंग के आपके मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब कराऊंगी आपको। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद रेगुलर लेक्चर्स डालूंगी, एनटी नेट की प्रिपरेशन कराऊंगी, जिसमें एक एक चीज, क्योंकि देखो मैंने जो है प्रीवियस ईयर को घोल के पिया हुआ है कि इनमें पिछले साल तक की, तो मुझे एक एनालिसिस हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई मुझे जो है बहुत अच्छे से आ जाता है, बट लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत एनालिसिस है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और जिस को पता होता है ना तो वो उस हिसाब से ही पढ़ता है और उसी हिसाब से पढ़ाता है। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है अ फर्म, I don't know what is happening. Give me a second. Firm is a price maker. Price maker. Sorry, a firm is a price taker. ये हमारा जो है पहला ऑप्शन है। एक सेकेंड, मेरा ना ये काम नहीं कर रहा। Give me a minute. Okay, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसको हम देखते हैं। अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, बिल्कुल लाख पते की बात इन्होंने बोली है। फर्म जो है हमारा कहीं ना कहीं प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब कि भाई वो क्या करेगा,
फर्म जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता फर्म, क्योंकि इतने सारे बायर होते हैं, इतने सारे सेलर होते हैं, और सारे के सारे जो है एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो प्राइस, फर्म इज अ प्राइस टेकर। भाई जो प्राइस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस सेट होता है वो उस प्राइस को आराम से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो ये तो 110% है। तो आपका या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन क्या होगा 3 सही होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है बेसिकली नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन AC इज इक्वल टू MR। भाई ये नहीं आया समझ में, मान लो, क्योंकि बच्चों को छोटी सी चीजें पता होती है, मान लो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये नहीं आया समझ में, नेक्स्ट पे जाओ। अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं आया समझ में, तो नेक्स्ट में चले जाओ। अ फर्म रीचेस शट डाउन पॉइंट, ये भी नहीं आया, नीचे चले जाओ। अ फर्म फिक्सेस द प्राइस व्हेन द, यार ये बिल्कुल सही बात बोली कि भाई जो फर्म है वो उसी लेवल पे प्राइस फिक्स करती है जहां AR जो है MR के इक्वल होता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही। तो ए और ई तो 110% आएंगे। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए एंड ई वाला ऑप्शन। तो आपको ये तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप आंसर कर लोगे अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें भी क्लियर हैं और मतलब कंसेप्ट क्लियर है। तो ये वाले ऑप्शन जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो शटडाउन पॉइंट हमारा बेसिकली तब आता है जब आपका जो प्राइस है वो बिलो चला जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और इन्होंने एवरेज कॉस्ट लिख रखा है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो ये मैंने ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है मैं लेक्चर्स बनाऊंगी, उसमें हम डिटेल में करेंगे ये क्वेश्चन। देखो ये बहुत बार आया है, ये ना फेवरेट क्वेश्चन है नेट वालों का, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, अभी हमने इसी स्लाइड में किया है। ये किसने दी थी, विलियम जे मॉल ने। तो ए का आ जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी जो है मैच कर लेना, ठीक है। जैसे बी का हमारा क्या होएगा फोर्थ, बी का हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सर डी का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो आप मैच कर लेना, एक ही क्वेश्चन से, और इसको याद कर लेना। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है विलियम जे मॉल ने दी थी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, रॉबिन मैरिस ने बोला कि भाई आपको ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको मार्केट में पावर चाहिए, कॉस्ट कम आएगी तभी है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ये किसने दिया, किम बर्ले डब्ल्यू रॉथस्चाइल्ड ने, ये इनका पूरा नाम है, कल को वो किम बर्ले भी दे दे तो आपको याद रखना है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन्होंने दिया था कि फर्म जो है उसको लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पहले आप टिको तो सही, प्रॉफिट तो जब ही कमाओगे जब आप वहां टिक पाओगे। सेटिस्फाइंग बिहेवियर, फर्म को जो है अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये साइबर्ट एंड मार्च ने बोला था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो है थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है भाई इसका, नेट वालों का। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो अब ये मैं ना इनके मॉडल, इनके बारे में आपको करा देती हूँ, फिर आराम से समझ पाओगे आप क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा आसान से शुरू करती हूँ, प्रिजनर्स डिलेमा, ठीक है। प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, अगर आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का। इसमें क्या होता है, देखो ऐसे पकड़ो कि दो दोस्त हैं, या नहीं है, चलो दो सोच छोड़ो, एक दो लोग हैं, उन्होंने मान लो कुछ सिन किया है, या फिर वो एक कम जेल में है। तो एक जो है एक से पूछताछ होगी, ठीक है, दूसरे से भी पूछताछ होगी कि भाई क्या किया है, मतलब क्या आपने क्या ये जुर्म किया है, कन्फेस किया जाएगा कि किया है। तो अब उनके पास दो रास्ते हैं, तो दोनों कन्फेस कर सकते हैं, दोनों कन्फेस कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने किया है, या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों ये बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया। अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों फंस जाएंगे, उनको जेल होगी, और दोनों कॉर्पोरेट कर लेते हैं तो क्या होगा, बेसिकली वो नहीं फंसेंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ क्लासिक कॉन्सेप्ट इन गेम थ्योरी दैट इलस्ट्रेट्स अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल कैन मेक रैशनल चॉइसेस दैट। अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात भाषा में समझाती हूँ। ये रहा, लेट मी टेक, वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। इट इन्वॉल्व टू सस्पेक्ट प्रिजनर्स हु कैन ईदर कॉर्पोरेट बाय रिमेनिंग साइलेंट और बिट्रे ईच अदर बाय कन्फेसिंग। मतलब दो रास्ते हैं कि भाई जो प्रिजनर्स हैं वो डिलेमा में है, वो सोच में है, या तो वो साइलेंट रह सकते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, या वो कॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर वो साइलेंट रहते हैं मतलब वो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उनको जो है इतना ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। अगर वो दोनों अपना जुर्म कन्फेस कर लेते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हैं, तो उनको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है।
मॉडरेट सेंटेंस मिलेगा क्योंकि उन्होंने कन्फेस कर लिया। इफ वन रिमेन साइलेंट एंड वाइल द अदर कन्फेसेस, तो एक जो जिसने कन्फेस किया है उसको वो फ्री हो जाएगा और जिसने नहीं किया उसको हैवी सेंटेंस मिलेगा। तो ठीक है, तो मिनिमल सेंटेंस, मॉडरेट सेंटेंस और हैवी, मतलब कि अगर आपने कॉर्पोरेट किया तो आपको मिनिमम सेंटेंस मिलेगा, बट लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट नहीं किया तो आपको मॉडरेट। और लेकिन अगर एक ने कर लिया एक ने नहीं किया वो तो सबसे ज्यादा बुरा है, जिसने किया उसको हैवी सेंटेंस और जिसने नहीं किया वो। तो अब ये हो गया प्रिजनर्स डिलेमा। उसके बाद जो है नैश इक्विलिब्रियम, ये कॉर्नोट मॉडल में भी आता है ओलिगोपोली में, पर यहाँ पे जो है इसका क्या मतलब है, लेट मी ओके सी। तो नैश इक्विलिब्रियम इज अ डिसीजन में, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग प्लेयर की ना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और वो दूसरे की स्ट्रैटेजी को क्या कर रहा होता है, कंसिडर कर रहा होता है। तो इन द नैश इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर स्ट्रैटेजी इज ऑप्टिमल व्हेन कंसीडरिंग द डिसीजन ऑफ अदर प्लेयर, एवरी प्लेयर विंस बिकॉज एवरीवन गेट्स द आउटकम दैट दे डिजायर। इसमें हर कोई जीतता है क्योंकि जिसको जो आउटकम चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। नैश इक्विलिब्रियम इज अ डिसीजन मेकिंग थ्योरम विद इन गेम थ्योरी दैट सेट अ प्लेयर कैन अचीव द डिजायर्ड आउटकम बाय नॉट डिविएटिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल स्ट्रैटेजी। मतलब ये कहीं ना कहीं जो एक इंसान है वो अगर अपनी पहली स्ट्रैटेजी से डेविएट ना करे तो उसको क्या मिल सकता है, इनाम मिल सकता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी कंसिडर करते हैं और साथ के साथ सामने वाली स्ट्रैटेजी को भी कंसिडर करते हैं। और प्रिजनर डिलेमा भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है कि जो कन्फेस करना होता है नहीं करना होता वो इसी के अंदर आता है। उसके बाद जो है हमारा स्टेकबर्ग मॉडल, एक लीडरशिप मॉडल है। इसमें क्या होता है, ये जनरली इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1934, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी एक गेम थ्योरी का मॉडल है जिसमें आप एनालाइज करते हो मार्केट के कंपटीशन को। दो सिनेरियोज होते हैं। देखो मैं ना आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। ये स्टैकबर्ग मॉडल क्या होता है, इसमें जो एक फर्म है ना वो डोमिनेंट पोजीशन लेने की कोशिश करती है। मान लो ये जो फर्म है वो डोमिनेंट पोजीशन लेने की कोशिश करती है और जो बाकी छोटी छोटी फर्म्स है ना उनका प्राइस इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, ये कब आई थी, 1934 में आई थी। अब हम करते हैं कॉलम्स को मैच, ठीक है। अब इनको मैं कर देती हूँ इरेज। तो अब इसमें जो है हमारा आंसर क्या आएगा हम देखते हैं। Stackelberg model, situation in which adopt a dominant but could do by, देखो the situation in each player is an oligo adopts a dom but could do by cooperating, ठीक है, नहीं समझ आ रहा। तो इसमें क्या है कि if a firm is the powerful leader, basically a firm is the powerful leader and make first move and capture, मतलब डोमिनेंट फर्म है, पावरफुल लीडर है, तो ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, और ए का थर्ड जो है आपके दो ऑप्शंस में है। फिर उसके बाद जो है आपका नैश इक्विलिब्रियम में क्या था कि भाई ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी चूज करते हैं, सब सिचुएशन विच ईच प्लेयर हैज चूजन हिज और हर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी गिवन, मतलब वो दूसरे की स्ट्रैटेजी को भी देखते हैं, कंसिडर करते हैं, हर कोई जीतता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सब देखते हैं, दूसरों को ध्यान में रख के, कुछ इस तरह का ये होता है। तो बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ एक में ही दे रखा है। प्रिजनर्स डिलेमा क्या होगा कि भाई इसमें जो है वो या तो कॉर्पोरेट कर सकते हैं, कॉर्पोरेटिंग वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि भाई कॉर्पोरेटिंग, कन्फेसिंग, तो इन्होंने थोड़ा उसी चीज को मॉडिफाई करके लिख रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब बचा हुआ जो ऑप्शन है पीटर स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, इसको मैं ऐड करना भूल गई हूँ, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि इसमें क्या होता है। तो ये चार चीजें हैं, आपको समझ आ गई। स्टैकलबर्ग मॉडल में क्या था कि डोमिनेंट होती है फर्म, प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। नैश इक्विलिब्रियम में क्या था कि ईच पर्सन, ईच प्लेयर इज चूजिंग हिज और हर स्ट्रैटेजी एंड कीपिंग द अदर पर्सन ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद जो है आई गेस हम कर चुके हैं चारों, वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ मोनोपोलिस्टिक स्विच फ्रॉम चार्जिंग अ सिंगल प्राइस टू परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने ना 2020 वाली वीडियो में आपको बताया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस आप अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से चार्ज कर रहे हो। अब ये 3 तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट डिग्री जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्राइस कॉम्पिटिटर डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई हर एक कमोडिटी का हर एक पर्सन से, मतलब जो हर एक अलग अलग पर्सन से कमोडिटी का आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं। भाई मेरे से अलग लिया, दूसरे बंदे से अलग लिया। एक होता है सेकंड डिग्री, मतलब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यूसेज के हिसाब से, बेसिकली आप यूसेज के हिसाब से कर रहे हो कि सामने वाले, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि कमर्शियल के लिए जो है बेसिकली या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कम होता है बिल, और जो इंडस्ट्रियल है कमर्शियल है उनके लिए ज़्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री, सेकेंडरी नहीं, सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे आप क्या करते हो यूसेज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हो। फिर होता है आपका थर्ड डिग्री।
थर्ड डिग्री में क्या होता है, बेसिकली आप ग्रुप्स डिवाइड कर देते हो, सेगमेंट डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू द एज, विलिंगनेस टू पे, और फिर जो है आप अपना क्या देते हो, यू बेसिकली तो 3 तरह से आप कर सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ मोनोपोलिस्ट स्विचेस फ्रॉम चार्जिंग अ सिंगल, मतलब अगर आप परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देते हो तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा दे रहे हो और उसका जो सरप्लस है वो यू आर रिड्यूसिंग इट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है, अब ये तो आप कर सकते हो, टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस फर्म इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, अब मैंने आपको पहले भी बताया रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। ये किस में होता है, ये इनइलास्टिक डिमांड में होता है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ये इलास्टिक डिमांड में होता है। तो आपका ये इसका आंसर, इनइलास्टिक डिमांड इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है तो आपका लेस देन 1, हमने क्वेश्चन तो सही पाया, टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, अच्छा ये उल्टा दिया हुआ है, ओके आई, देखो टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी इलास्टिक डिमांड है, प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इलास्टिक डिमांड में आपका ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इसकी पूरी मैंने इसको समझाया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा, हमने क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़ा, देखो मैंने भी जो है इसको उल्टा पढ़ लिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following statement regarding price and output determination under monopoly are correct। तो मोनोपोली में हमारा बेसिकली क्या होता है, अ मोनोपोली कैन फिक्स इट्स प्राइस एनीवेयर अलोंग इट्स डिमांड कर्व, हाँ भाई वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगा, भाई उसके हाथ में राजपाट है, तो ए तो आएगा ही आएगा, 3/4 आराम से कट जाएंगे। तो हमेशा जो मोनोपोली है ना वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से हमेशा कम प्रोड्यूस करेगा, तो क्योंकि भाई वो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर, देखो 2 ही ऑप्शन करके हमने क्या कर लिया, आंसर को करेक्ट चूज कर लिया। अब द स्लोप ऑफ एम आर, नहीं ऐसा नहीं है, भी हमेशा कम होता है, इसका भी मैं अभी आने वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है, ठीक है, ये जो है ऑलवेज हायर देन, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिमांड कर्व्स, नहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होगा, ये आपका होगा क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ज्यादा होता है किससे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड ई, ठीक है। तो ए की उससे हमने क्या किया, सारा सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से, इसमें आई गेस मैंने गलत दे दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली ए, बी और ई होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ए, बी एंड ई। तो प्लीज आप एक बार इसको क्रॉस चेक में करूंगी, इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से तो गलत है, तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। देखो ये हमें इंडिफरेंस कर्व बताता है, इंडिफरेंस कर्व जो है या ऑर्डिनल अप्रोच है वो सुपीरियर है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्राइस इफेक्ट को भी ना 2 इफेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में, और इन जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है इज मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम पे हम एक छोटा सा हिस्सा ही अपना क्या करते हैं, अर्न कर वो स्पेंड करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हेन अ मोनोपोलिस्ट स्विचेस फ्रॉम चार्जिंग अ सिंगल प्राइस, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले ना हमारा बच्चे क्या कर देते हैं गलती, इसमें डिमांड को पहले लिख देते हैं। देखो सबसे पहले यूटिलिटी आई, यूटिलिटी में हमारी कार्डिनल अप्रोच आई जहां से हमारा लॉ ऑफ डिमांड डिराइव हुआ, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा का क्या हो गया, डिराइव हो गया। तो अब देखो सबसे पहले हमारी क्या आई, यूटिलिटी, तो यूटिलिटी अप्रोच आई बीएनसी, बीएनसी कौन से ऑप्शन में है, बीएनसी थर्ड ऑप्शन में है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बीएनसी। बट फिर भी आप पूरा वो समझ लो कि फिर उसके बाद हमारा क्या आया, इंडिफरेंस कर्व,
ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल अप्रोच। पहले कार्डिनल अप्रोच आई कि भाई हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उससे लॉ ऑफ डिमांड निकला। अगर आप देखो तो यूटिलिटी वाले चैप्टर में मेंशन भी होता है कि वाई द कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, वो यूटिलिटी से ही निकल के आया है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बाद हमने बजट लाइन बनाई कि भाई इंडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट होता है, बजट लाइन के बाद कहीं ना कहीं वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये क्या हो जाएगा, नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, उसके बाद जो है ये एंड हो चुकी है। जून 19 वाले क्वेश्चन हैं जिनको मैं आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि यार देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो 50 मिनट की हो गई है और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि इट बिकम्स रियली टायरिंग फॉर मी टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड टीच एंड देन कमिंग बैक एंड देन मेकिंग अ वीडियो एंड देन फाइनल रिकॉर्डिंग इट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।